नमस्कार दोस्तों, खुंगा एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक स्वागत है। आज हम पुनः उस जीएस के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के साथ पुनः हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग का बेसब्री से इंतजार जो था वो समाप्त हुआ कि सर की क्लास नहीं हो पा रही है। तो सर की क्लास आपको पता है कि वीक में 3 दिन आपके YouTube पे मैं रहता हूं, ठीक है। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार आपको कोशिश करूंगा कि लगातार क्या हो, डेली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है, आज कौन से प्रश्न आपके पूछे गए। देखिए, जो पीवाईक्यू के प्रश्न है उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों से बताया है कि प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। जितना ज्यादा वीडियो को आप देखेंगे, शेयर करेंगे, आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं, आपके व्यूज आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को क्या करें, उपलब्ध कराएं। और आपके जो सफलता के द्वार पर आप लोग खड़े हैं, उस द्वार को खोल के आप सफलता की मंजिल तक पहुंच जाएं। हमारी यही आपसे क्या है, तमन्ना है, यही हमारी उम्मीद है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का संविधान यानी संविधान का अनुच्छेद किसकी बात कर रहा है, संविधान का अनुच्छेद 370 की बात कर रहा है। किसकी, अनुच्छेद 370 की बात कर रहा है। 370 किस राज्य पर लागू होता है, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि नागालैंड, बी मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है आपका जम्मू कश्मीर। तो बेटा आप सभी लोगों को पता है कि जो यह लागू होता है यानी अनुच्छेद 370, आपको पता है अनुच्छेद 370 किस पे लागू होता है, जम्मू कश्मीर पे। यह कब तक लागू था, जब तक आप देखेंगे कि 5 अगस्त क्या होता, 5 अगस्त 2019 को यह क्या किया गया, यह प्रावधान यानी अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से पूर्ण रूप से क्या किया गया, हटा दिया गया। आप कहेंगे सर यह अनुच्छेद 370 क्या था। बेटा आपको हम क्लास में चर्चा करेंगे, सिर्फ आज बस इतना ही चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या है। यानी यह एक स्पेशल पावर देता था जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके, जम्मू कश्मीर के बारे में 370 एक स्पेशल पावर देता था, ठीक है, कि इस पे यदि कोई भी कानून राज्य के है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो क्या करेगी, जम्मू कश्मीर से क्या करेगी, परमिशन लेगी, तभी उस पर कानून बना सकती थी कुछ मामलों में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ राइट इज राइट टू वोट, यानी मत देने का अधिकार। जो वोट आप देते हैं, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। पहला कह रहा है ह्यूमन राइट्स, बी ऑप्शन है सिविल राइट, सी कह रहा है नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार है, और डी आपका कह रहा है पॉलिटिकल राइट यानी राजनीतिक अधिकार की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो बेटा यदि हम बात करते हैं मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है, एक संवैधानिक अधिकार। तो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहेगा कि संवैधानिक अधिकार होता क्या। जब देखेंगे 61वां संविधान संशोधन यानी 61वां 61 अमेंडमेंट एक्ट, 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, जो मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार पहले क्या था, 21 वर्ष था। 21 वर्ष था। इस 21 वर्ष को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और 21 वर्ष से कितना कर दिया गया, 18 वर्ष यानी 18 ईयर, 18 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। समझ गए, आगे चर्चा करें। तो जो इसका यदि हम बात करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब बेटा राजनीतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार होगा, ठीक है। सॉरी, राजनीतिक अधिकार होगा, ठीक है। और
चलिए अब अगला प्रश्न हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हाउ मेनी ईयर आफ्टर ए फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो वित्त आयोग की स्थापना के बाद कितने वर्ष का होता है, यानी 4 वर्ष, बी ऑप्शन 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। जो वित्त आयोग बनाया जाता है, आपको पता है कि वित्त आयोग का उल्लेख, यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, यदि हम वित्त आयोग की बात करें तो यह हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तो जो यह वित्त आयोग बनता है बेटा, वह केवल 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? बी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस द फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? फाइनेंस कमीशन की स्थापना कौन करता है? बी, ए ऑप्शन कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री करता है, बी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री करता है, सी स्पीकर ऑफ ए लोकसभा का अध्यक्ष करता है, डी कह रहा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। यदि हम वित्त आयोग की स्थापना की बात करें तो वित्त आयोग की स्थापना अभी हमने चर्चा किया अनुच्छेद 280 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए बेटा, यदि हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग का गठन, तो 22 नवंबर 1951 यानी 1951 में क्या क्या केसी नियोगी की अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में क्या किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1951। अब बात आइए, अभी जो हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, कौन सा? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, ठीक है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के पूछ लिया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर आप इसका जवाब देते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं बेटा एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह, एन.के. सिंह है। और 16वें वित्त आयोग की यदि हम बात करते हैं, 16वां वित्त आयोग क्या है? 16वां वित्त आयोग। यदि हम 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा? तो 16वें वित्त आयोग की यदि हम बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, ठीक है, ये तो हो गया हमारा 15वां और 16वां वित्त आयोग की हमने चर्चा यहां पर कर लिया, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, इससे ज्यादा इससे डीप आपके जो है प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बेटा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज, यानी भारत का योजना आयोग क्या था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत का योजना आयोग क्या था? ए ऑप्शन है ए कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक संवैधानिक निकाय है। बी कह रहा है ए फ्री एंड ऑटोमेशन बॉडी, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। फिर कह रहा है ए स्टैच्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक निकाय है। और ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक असंवैधानिक निकाय है। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? तो बेटा हम इसका जवाब आप लोगों को बताते हैं और इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, असंवैधानिक निकाय क्या है, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय या स्वतंत्र या स्वायत्त निकाय क्या होती हैं, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही जवाब है, यह एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक असंवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका जवाब होगा वह क्या होगा? डी होगा। यह एक गैर संवैधानिक निकाय भी बोल सकते हैं इसे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यह तो दिया नहीं था। क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा सा भी यदि चेंज करता है तो आप लोग तुरंत उसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। गैर संवैधानिक
निकाय। ठीक है, यदि हम यहीं पे चर्चा करते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, किसकी संवैधानिक, सॉरी मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ठीक है, संवैधानिक निकाय की यदि हम बात करते हैं बेटा, यह संविधान द्वारा यानी संविधान द्वारा स्थापित है। संविधान में इसकी बात की गई है, संविधान द्वारा स्थापित जो निकाय होता है उसी को हम क्या करते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे इसका यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखें, भारत का निर्वाचन आयोग क्या होगा, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, और क्या क्या इसके बॉडी हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, संविधान में इसकी बात की गई है। ठीक है, ठीक, अटॉर्नी जनरल के बाद महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी की बात करें, हम महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता के बाद यदि हम चर्चा करते हैं तो जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी न्यायाधीश की बात करें। ठीक है, ये सभी पद क्या होंगे, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय के बाद सांविधिक निकाय क्या होता है, सांविधिक निकाय। बेटा हम आप लोग को बता दें, इन सभी टॉपिक संवैधानिक बॉडी मतलब संवैधानिक निकाय क्या है, असंवैधानिक निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है, इन सभी की क्लासेस लेकर आएंगे। और कब लेके आएंगे, जब आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके हर एक टॉपिक, आपके जीएस के हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, और हम हर वो टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए ज्यादा डिटेल में हम चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव होता है, अन्य क्लासेस भी हैं। तो ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि सांविधिक निकाय क्या है, ये वे संगठन या संस्था जो किसी कानून द्वारा स्थापित हो, जो किसी कानून द्वारा क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, जो किसी कानून द्वारा स्थापित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं। जैसे इसका यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल को समझिएगा कि हमने एक एग्जाम्पल में NHRC के नाम सुना होगा आप लोगों ने, NHRC। ठीक है, NHRC के बाद आपने NGT का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात सुना होगा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब के सब क्या है, सांविधिक निकाय हैं। यानी जो किसी कानून द्वारा बना दिया जाता है। यानी कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको पता है संसद कानून बना सकती है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस पे कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, सांविधिक निकाय होते हैं। यदि हम आगे चर्चा करते हैं आपका गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। गैर संवैधानिक निकाय समझिएगा, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। यदि हम गैर संवैधानिक निकाय के बारे में चर्चा करते हैं तो गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, इस पे यानी जो ना यहाँ पे कोई कानून होता है, ना ही कोई कानून है, या ना ही कोई अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, ना ही किसी कानून द्वारा और ना ही किसी अधिनियम द्वारा जो बनाया जाता है
उसी को हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। और इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने अभी नीति आयोग NITI नीति आयोग की नीति आयोग जिसे क्या है नाम चेंज करके योजना पंचवर्षीय योजना या जो योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या किया गया नीति आयोग बना गया। लोकपाल है लोकपाल, या आपने नाम सुना होगा लोकायुक्त। ठीक है, फिर हम बात करें कि RBI। तो ऐसे कई सारे जो आपके एग्जाम्पल हैं जो गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं स्वतंत्र व स्वायत्त निकाय क्या होता है। स्वतंत्र व स्वायत्त निकाय, स्वतंत्र व स्वायत्त हम निकाय की चर्चा करते हैं। स्वतंत्र निकाय यह राष्ट्रपति द्वारा किसी को यदि नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा सीधे समझे राष्ट्रपति द्वारा किसी को नियुक्त कर दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी को कर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्वतंत्र व स्वायत्त निकाय। तो ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न की चर्चा पे हमने इतने टॉपिक को क्लियर किया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न आपका क्या है, द टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बेटा एक चीज हम बात करते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर लिए जाते हैं सदस्य, इनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। ठीक है, चाहे महान्यायवादी की नियुक्ति करे, ठीक है, चाहे AG की नियुक्ति करे, यानी किसी की भी सदस्यता यदि नियुक्ति करता है तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उनका जो टेन्योर होता है वह टेन्योर होता है 6 to 65 ईयर। जो इनमें से पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जिनकी होती है उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। इनमें से जो पहले पूरा होता है, ठीक है, तब तक वह क्या करते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि हाउ मेनी मेंबर आर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कितने सदस्य थे। बेटा संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र, इसको सही कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान समय में बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो ऑप्शन है 190, B 191, 192, 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 193 सदस्य हैं। कितने हैं, 193 सदस्य हैं। अब यह क्या करता है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। यदि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा मुद्दा आ गया, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा का इस समय आप देख रहे हैं पर्यावरण को लेकर सब चिंतित होते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, या कोई नीति बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, नीति निर्माण संबंधी किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, तो इन सभी के लिए यह क्या करता है, एक मंच बनाता है और सभी सदस्य राष्ट्र क्या होते हैं, यहां पर आकर इकट्ठा होते हैं, उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद उस पर क्या होता है, हर देश अपने अपने कंट्रीब्यूट यानी अपने अपने योगदान क्या करता है वहां पर देता है। समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 15 होती है। अब आप बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं, कितना ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है, इस प्रश्न का आप लोग क्या करेंगे, जवाब हमें कमेंट करके आप देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द
विथ प्रेसिडेंट अयूब खान द ताशकंद एग्रीमेंट, यानी ताशकंद समझौता क्या था? ताशकंद समझौता बेटा समझिएगा यहां पे, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, यदि हम ताशकंद समझौते की बात करते हैं तो यह ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, यही पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रश्न यही पूछा है कि कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अब इसका जब ताशकंद समझौता हुआ था, तो यह ताशकंद समझौता हुआ कहां पर बेटा? यह उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में यह ताशकंद समझौता हुआ था। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? यह जो समझौता है यह हुआ था 10 जनवरी। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को, 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और इस ताशकंद समझौते में कहा गया था भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग क्या करेंगे? युद्ध के रूप में न करते हुए शांति रूप से, यानी भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो भी विवादें होंगी, क्या होगी? भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो भी विवादें होंगी वह शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे? उस अपने मसले को समझाएंगे, अपने जो भी विवाद है उनको समझेंगे, न कि अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। यही था ताशकंद समझौता। ठीक है बेटा, आज के प्रश्नों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन पुनः हम आपको इसी समय पर मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उससे हमें क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं कि बच्चे हमें कितना पसंद करते हैं, हमारे क्लास को कहां तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।